भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उनको कॉल कर लूं कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक इनक्लूव से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खदीजा। आप मुझे डीजे और तुम कह सकती हैं, खदीजा ने कहा। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिनासू पर जाना था। यूं ना करें कि कुछ शॉपिंग कर लें पहले। आपने कुछ तो लेना होगा खदीजा। उसकी ताकीद के बावजूद वो तकल्लुफ खत्म ना कर सकी। बस स्वेटर्स लेने हैं, वहां बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। उस टाइम वो चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना बेरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लग रहा था, और वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह देखिए, यहाँ सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले ले, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शीशे का दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खनकी का मिला जुला तासुर। जर्द और सपाट लाइट्स से चमकती छत और हर शू केसेस पर फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा सेल्समैन उसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने ही रखा है, ये देखें, ये सामने पड़ा है। वो उससे चंद फीट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहां एक फैमिली खड़ी उसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम बाएं जानिब मुड़ी जहां मेज पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसलकर चेक कर रहा था। उसके साथ ही एक नफीस डिसेंट सी खातून और एक कम उम्र ऊंची टेल पोनी वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक कलर ले लेते हैं, तानी भाभी का कंप्लेक्शन फेयर भी है, उन पर सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स उस कपड़े को छोड़े और वो कब उसे देखे। उस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने उसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि उसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया उसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी जब ही उसकी निगाह कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसली। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हुआ हो या कोई बर्थ मार्क। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसलकर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहां से उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद का था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेम लेस ग्लासेस लगे थे। चेहरे पर मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया। अब उसकी उंगलियां सामने थीं, जिनके ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पर भूरी सी लकीर पड़ी थी। उसे बेइख्तियार शीशे में आई वो दो उंगलियां याद आ गईं। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पर खड़ी डमी का लिबास चेक कर रही थी। आसपास कोई उसका जानने वाला भी नहीं था। यकीनन वो यहां तमाशा कर सकती थी। पिंकी, उसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बाआवाज बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। उसने शायद सुना ही नहीं। अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर
कुछ बोलते बोलते रुक गई। पिंकी, उसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में उस तरफ देखने लगी। उन दोनों को यूं रुक कर हया को देखने के बाइस उस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंधमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पर बाजू लपेटते तीखी अंदाज में बोली। और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोल रही थी तो वो जरा सा उलझ सा गया। सॉरी, उस नौजवान ने कहा। मैंने पूछा है डोली कहाँ है? कौन? मैं नहीं समझा। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पर चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद करा देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? उसकी आंखों में गुस्सा दर आया, ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला। मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं, मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पर निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने का बाइस ही आए हैं। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और आपका प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की मजीद बर्दाश्त ना कर सकी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से कहा। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इससे आगे अगर आपने कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सरा क्यों बने हुए थे? किसी ने उसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खदीजा बहुत एतमाद से कहती उसके बराबर आन खड़ी हुई। हया को एकदम ही जैसे ढारस सी मिल गई। आपका दिमाग खराब है, अपनी बहन को समझाएं। मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने, लड़की भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर उनको देख रहे थे। तारुफ माय फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज में बोली। आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सरा बने हुए देखा है। मैं अभी 10 और लोग ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देंगे। अजीब खातून हैं आप, खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर, मैडम, शॉप का मैनेजर तेजी से उनकी तरफ आया था। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब हैं। ओह मेजर साहब। अब उसने उस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला। बहुत माजरत सर। आप मोहतरमा, वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज शोर ना करें। अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। हया के तो जैसे तलमू पर लगी और सर पर बुझी। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चले हम चलते हैं। इनका तो दिमाग ही खराब है। लड़की ने खफगी से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो? तौबा है इन आजकल की लड़कियों से। वालिदा साहिबा मुसलसल नापसंदीदगी से बुड़बुड़ाती निकल गईं। वो लब भैंचे खड़ी उन्हें जाते देख रही थी। उसे उस शख्स के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रहा था। हया, इससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएं। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफा था जब उसने खदीजा को उसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता था आप झूठ नहीं बोलती। आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई उसे ख्वाजा सरा बने देखा था। हया, आपने उसे बस ख्वाजा सरा बने देखा था ना? तो हो सकता है वो सिर्फ एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं यार, उसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को उसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया था।
जिसका उसको प्रिंट आउट निकलवाना था। फिर उसी टिकट पर उसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से उसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। उसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, वरना उनका इस्तेमाल कर लेती। खदीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसे आधा देखकर मुस्कुरा दिए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए उनके पास चली आई, वरना उस रोज की साइमा ताई की बातें अभी तक निश्तर की तरह चुभती थीं। फ्लाइट कब है? वो अखबार पर निगाहें मरकूज किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को। अपना ख्याल रखना। वैसे बेटियों को इतना दूर भेजना नहीं चाहिए, सुलेमान का हौसला है भाई। खैर, तुम टर्की में अपने लिबास और अकदार का ख्याल रखना, सर से दुपट्टा ना उतारना, जैसे इरम नहीं उतारती। आखिरी फिक्रा कहते हुए उनके लहजे में फख्र दर आया था। हया के हलक तक कड़वाहट घुल गई। जी बेहतर, मैं जरा इरम से मिल लूं। वो जान छुड़ाकर अंदर आ गई। काश कि वो ताया फुरकान को बता सकती कि मगरबी लिबास जो वो यहाँ उनकी वजह से नहीं पहनती, वहां जरूर पहने। उसने बहुत से टॉप्स और जीन्स खरीद लिए हैं। और रही सर ढकने की बात, तो वो खैर से सबांजी में सख्ती से हराम था। शुक्र इरम कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो बेदिली से उसके बेड पर बैठ गई। इरम शॉवर लेने में बहुत देर लगाती थी, सो मजबूरन उसे इंतजार करना था। उसी वक्त सेल फोन की घंटी बजी। हया चौंकी। इरम का सेल फोन उसके साथ ही तकिए पर रखा था। उसने गर्दन झुका कर देखा। सेल फोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था। साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान। वो बेयकीनी से फोन की स्क्रीन को देखने लगी। क्या किसी ने इरम को उसके नंबर से पैगाम भेजा था, या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम से महफूज कर रखा था? हया ने मोहतात निगाहों से बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फोन पर 1-2 बटन दबाए। पैगाम लम्हे भर बाद खुल गया। मैं कॉल कर लूं? सुबह से बात नहीं हुई, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता। ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान। रिप्लाई। उसने जल्दी से पैगाम मिटाया और सेल फोन वापस तकिए पर उल्टा करके रख दिया। एक लम्हे में उसे सब कुछ समझ में आ गया था। इरम, ताया फुरकान की स्कार्फ वाली सर ढकने वाली बेटी, एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, जिसे लोगों से छुपाने के लिए उसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था। तभी वो उस रिश्ते पर खुश ना थी। हया को याद आया। वो मजीद बैठे बिना वहां से निकल आई। ईवो उसने ताया फुरकान से मांग लिया था, मगर जाते जाते एक तंजन इस्तज़ाया भरी मुस्कुराहट के साथ उनको जरूर देखा था। काश वो इरम के हिजाब का पोल खोल सकती तो ताया की शक्ल देखने वाली होती। हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, उसने बेइख्तियार सोचा था, और तब वो ऐसा ही सोचती थी। सबांजी यूनिवर्सिटी ने उसे उसके हॉस्टल के मुतालिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेजा था। लैपटॉप गोद में रखे वो बेड पर नींद दराज दिलचस्पी से सवालात पढ़ती, सिर्फ अपना मूड बेहतर करने के लिए मुज़ीका खेज जवाब भेजने लगी। क्या आप अपने किसी हमवतन एक्सचेंज स्टूडेंट के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत कर रही थी। क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ। आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त, झगड़ालू और खूनखार। वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी। जब सफा खत्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया। सोच रही थी कि अगले सफे के जवाबात पुर करके उस फॉर्म को मंसूख कर देगी। इस फॉर्म को जमा कराने का उसका कतन कोई इरादा ना था, मगर जब नेक्स्ट दबाने पर अगले सफे की बजाय फॉर्म फुल करने का शुक्रिया, हम आपका डोम अलॉट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे, ये लिखा आया तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पर। वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सबांजी को जा चुका था और उसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी।
उसने एक निगाह खुले सूटकेसेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पर 4 सतूर में सबीन फुप्पो के घर का पता और एक फोन नंबर लिखा था। उसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफा जहान सिकंदर उसे मिल जाए, फिर वो उससे इन बीते माहो साल का हिसाब जरूर लेगी। वो वापस बेड पर आकर बैठी और सामने लैपटॉप पर खुले मेल बॉक्स को देखा। वहां अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पॉन्सिस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उसने कदरे उलझकर उस मेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले उससे क्यों राब्ता कर रहे थे? सफा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस ईमेल के जवाब में आया था जो चंद रोज कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियो का जिक्र भी किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था, जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात जरूरी थीं। वो हैरान सी उस फॉर्म को देखे गई। अगर साइबर क्राइम सेल से उसे जवाब अब दिया गया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? क्या उसे बेवकूफ बनाया गया था? क्या वो वाकई असली मेजर था? मगर फिर उसके पास उस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत कैसे? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। उसे अब फौरी तौर पर उन खुफिया साइबर क्राइम सेल्स से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर उसने सेंड को दबा दिया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखे गई। मेजर अहमद का ताल्लुक इस साइबर क्राइम सेल से नहीं था, इस बात का उसको अब यकीन हो चुका था।